नमस्ते बच्चों। आज हम विनोद रस्तोगी द्वारा रचित एकांकी बहू की विदा पढ़ेंगे। पहले हम एकांकीकार विनोद रस्तोगी जी का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। विनोद रस्तोगी जी का जन्म सन 1923 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के शमसाबाद नामक गांव में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा फर्रुखाबाद में तथा स्नातक स्नातक मतलब ग्रेजुएशन स्नातक स्तर की शिक्षा कानपुर में हुई। कानपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। हिंदी विषय में एमए के बाद रस्तोगी जी आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र में नाट्य निर्देशक के पद पर कार्य करने लगे। आपने नाट्य साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। अब तक आपके 8 उपन्यास तथा 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी अनेक रचनाएं पुरस्कृत की जा चुकी हैं। नए हाथ, आज़ादी के बाद, बर्फ की मीनार, गोपा का दान, दरारें, रुपया, रूप और रोटी, भगीरथ के बेटे आपकी बहुचर्चित रचनाएं हैं। आपकी रचनाओं में जीवन की समस्याओं का चित्रण हुआ है। आधुनिक जीवन की मानसिक कुंठाओं को उन्होंने अपने एकांकियों में स्थान दिया है। तो आधुनिक जीवन की मानसिक कुंठाएं, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही एकांकी है। ये एकांकी नाम है बहू की विदा। अब बहू, जैसे कि आप सब जानते हैं, बेटे की पत्नी को बहू कहते हैं। तो बेटे की पत्नी की विदा, विदा मतलब उसे उसके मायके, मायके मतलब माँ के घर भेजना। जब शादी होती है लड़की की, तो वह लड़के के घर आती है रहने के लिए, और लड़के के घर से जब कभी उसे उसके घर भेजा जा जाता है तो उसे कहते हैं विदा। तो यहाँ पर बहू की विदा। अब पात्र परिचय पहले हम देख लें। जीवन लाल एक धनी व्यापारी, अवस्था 50 वर्ष। तो 50 साल के एक धनी व्यापारी जिनका नाम है जीवनलाल। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी, अवस्था 46 वर्ष। रमेश जीवनलाल का पुत्र, अवस्था 22 वर्ष। कमला रमेश की पत्नी, अवस्था 19 वर्ष। और प्रमोद कमला का भाई, अवस्था 23 वर्ष। तो यहाँ पर 5 पात्र हैं। जीवनलाल हैं, राजेश्वरी है, रमेश है। तो जीवनलाल 50 वर्ष के एक व्यापारी हैं, राजेश्वरी उनकी पत्नी हैं। रमेश जीवनलाल और राजेश्वरी के पुत्र हैं, 22 वर्ष उनकी आयु है। कमला रमेश की पत्नी है और प्रमोद कमला का भाई है। तो यहाँ पर अगर संक्षेप में हम समझे तो बहू की विदा में प्रमोद अपनी बहन कमला को विदा करवाने के लिए जीवनलाल के घर आते हैं। शादी के बाद जो पहला सावन का महीना होता है, सावन का महीना ये कुछ जुलाई अगस्त का महीना होता है। तो ये जो सावन का महीना होता है, ऐसी प्रथा है हिंदू समाज में कि शादी के बाद जो पहला सावन है वह स्त्री अपने मायके में ही बिताती है। तो इसलिए शादी के बाद सावन के महीने में बेटी को, या कह सकते हैं बहू को, विदा किया जाता है। यहाँ पर भी प्रमोद अपनी बहन कमला को विदा करवाने के लिए आते हैं, लेकिन जीवनलाल विदा करने से मना करते हैं। और यहाँ पर मना करने का कारण ये होता है कि जीवनलाल को ऐसा लगता है कि प्रमोद ने, या कह सकते हैं कमला के परिवार ने, बराबर दहेज नहीं दिया। और बराबर दहेज क्या, जब ये शादी के लिए गए थे
तो इनकी और इनके मेहमानों की खातिरदारी भी बराबर से नहीं की थी, और इसी वजह से जीवनलाल बहू की विदा नहीं करते हैं। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये चाहते हैं कि विदा करवाने के पहले जो दहेज के पैसे बचे हुए हैं वे प्रमोद लाकर उन्हें दे दे। लेकिन जब ऐसा ही कुछ उनकी अपनी बेटी के साथ भी उनके ससुराल में होता है, जीवनलाल की बेटी के साथ उनके ससुराल में होता है, तो जीवनलाल की आंखें खुल जाती हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये जो दहेज लेने की लालच है ये हमें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए समझते हैं। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों का रैक है। अब ये जो दृश्य है ये अगर आप इमेजिन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि एक कमरा आधुनिक ढंग से सजा होना, मतलब जो आजकल के ज़माने में जिस तरह से घर को सजाया जाता है कुछ वैसा ही। सामने बाईं तरफ, दाहिना बायां, बायां लेफ्ट साइड, बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में राइट साइड पर पुस्तकों का रैक है। पुस्तकों का रैक है, एक छोटी सी लाइब्रेरी जैसे आप समझ लीजिए। पुस्तकों को रखने के लिए एक कबर्ड है। कमरे के बीच में सोफा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। कमरे के दो द्वार हैं, दो दरवाजे हैं। सामने वाला द्वार अंदर जाने के लिए है और बाईं ओर का द्वार, बाईं मतलब लेफ्ट साइड में भी एक दरवाजा है, वो बाहरी बरामदे में खुलता है। दोनों पर पर्दे पड़े हैं। दाईं ओर खिड़की है जो खुली हुई है और दाहिने हाथ पर एक खिड़की है जो खुली हुई है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। अब जब ये दृश्य दिखता है हमें तो हम देखते हैं कि जीवनलाल खिड़की के पास खड़े हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। आंखों पर चश्मा है। भरे हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं। सिर गंजा है। धोती कुर्ता पहने हैं। मुख पर गंभीरता और समृद्धि के चिन्ह हैं। समृद्धि मतलब अमीर है, वो चेहरे को देखकर ही पता चलता है। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। अब विनम्र कौन है? विनम्र यहाँ पर कमला के पति, कमला के भाई जो प्रमोद है, प्रमोद वहीं पास में विनय से खड़े हुए हैं। विनय भाव से खड़े होना मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि विनम्र भाव से खड़े होना। विनम्र भाव से खड़े हैं कि शांति से, और जैसे कि किसी के बोझ तले दबा हुआ इंसान किस तरह से होता है वैसे खड़े हैं। वह पैंट और बू शर्ट पहने हैं। तो पैंट एंड बू शर्ट किसको कहते हैं? जिसको हम शर्ट कहते हैं वही बू शर्ट है। चेहरे पर निराशाजन्य करुण भाव है, और चेहरे पर निराशाजन्य मतलब निराश हैं, उदास हैं। करुण भाव जैसे आप किसी को कुछ ऐसा कहते हैं कि वो रोने जैसा हो जाए तो उसे करुण भाव कहते हैं। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, क्या निर्णय किया आपने? जीवनलाल कहते हैं विदा नहीं होगी। फिर प्रमोद पूछते हैं लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? जीवनलाल कहते हैं मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया। प्रमोद, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। जीवनलाल, जानता हूँ। तो यहाँ पर जीवनलाल और प्रमोद के बीच में वार्तालाप हो रही है, जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि प्रमोद अपनी बहन के विदा के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन जीवनलाल विदा नहीं कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जमुहाई लेते हैं। जमुहाई लेना मतलब जैसे हमें नींद आ रही है, मानो प्रमोद की बातों से ऊब रहे हैं। प्रमोद की बातें उन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं। प्रमोद यह जानकर भी, तो प्रमोद को भी समझ में आ रहा है कि जीवनलाल मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें कोई मज़ा नहीं आ रहा है। जीवनलाल, अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी।
तो प्रमोद कहते हैं, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। जीवनलाल, मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पर देखिए बात समझ में आ रही है कि जीवनलाल क्यों बहू को विदा नहीं कर रहे हैं। उन्हें गुस्सा इस बात का है कि प्रमोद के परिवार ने दहेज पूरा नहीं दिया। प्रमोद दीन स्वर में, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर, तो यहाँ पर प्रमोद कहते हैं कि हम में जितना सामर्थ्य था, हमारी जितनी कैपेसिटी थी, उतना तो हमने दिया। जीवनलाल कड़े स्वर में, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। तो सामर्थ्य मतलब योग्यता, क्षमता। तो यहाँ पर जीवनलाल कहते हैं कि अगर तुम्हारा सामर्थ्य थोड़ा ही था, जो तुमने दिया वो हमको, उसे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो तुम को झोपड़ी में रहकर महल जैसा ख्वाब नहीं देखना चाहिए था, अपनी बराबरी के लोगों में ही शादी करते। प्रमोद हाथ जोड़कर जी। जीवनलाल उठकर आवेश में टहलते हुए, देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। तो यहाँ पर अब और बातें बता रहे हैं कि आपने दहेज तो दिया नहीं, जो हमारी बारात थी उसकी भी खातिर सही से नहीं की। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से, अगर बेटी की विदा करानी चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। प्रमोद जी, आप इस समय तो विदा कर दें, हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। प्रमोद जी कहते हैं कि आप विदा कर दीजिए, हम गौने में आपकी हर मांग को पूरी करेंगे। अब यहाँ पर ये गौना क्या है, तो पहले के समय ऐसा होता था कि लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी। अब शादी तो जल्दी हो गई, लेकिन उन्हें पति के घर में रहने के लिए, अच्छे से रहने के लिए कुछ सालों के बाद ही भेजा जाता था, तो उसे हम गौना कहते हैं, गौना। तो यहाँ पर प्रमोद जी ने कहा कि आप अभी तो विदा कर दें, गौने के समय मतलब जब हम वापस से बेटी को आपके घर भेजेंगे तो हम आपकी जो मांग है वो पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे, मतलब पूरी कोशिश करेंगे। जीवनलाल, मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। और तुम, उत्तेजित स्वर में, कल के छोकरे मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। उत्तेजित स्वर में मतलब थोड़ा गुस्सा आ जाता है जीवनलाल को, और जीवनलाल कहते हैं कि मैंने दुनिया देखी है, दुनिया देखी है मतलब मैं जानता हूँ, तुम आज विदा करवा कर ले जाओगे, लेकिन जब भेजोगे तो वापस वैसे ही भेज दोगे, दहेज पूरा करने की कोई बात नहीं होगी तुम्हारी तरफ से। तो क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं बहू को भेज दूँ। प्रमोद, यह आप क्या कह रहे हैं। जीवनलाल, ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है, विदा तभी होगी जब 5,000 नकद। अब जीवनलाल अपना दाहिना हाथ फैला देते हैं, इस हाथ पर रख दोगे। प्रमोद भी थोड़े गुस्से में आ जाते हैं, यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है, उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं। अगर रमेश बाबू होते, रमेश बाबू कौन, कमला के पति। तो यहाँ पर प्रमोद को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जीवनलाल अभी कह रहे थे कि भाई 5,000 मुझे दो, फिर अपनी बेटी को ले जाओ, अपनी मतलब बहन को ले जाओ। तो यहाँ पर प्रमोद को गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं कि आप की जो शिकायत है वो हमसे है, इसमें वो कमला को आप क्यों तकलीफ दे रहे हैं। उसे विदा नहीं करेंगे तो उससे उसको भी तकलीफ होगी। पहला सावन हर लड़की चाहती है वो अपने मायके में अपने सहेलियों के साथ बिताए। जीवनलाल, तो वह क्या कर लेता। तो यहाँ पर ये प्रमोद जी कहते हैं कि रमेश बाबू होते, मतलब कमला के पति होते, अगर जीवनलाल के बेटे होते तो शायद कुछ और बात होती। तो जीवनलाल कहते हैं वो होता तो क्या कर लेता, मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। प्रमोद अपमान
से तिल मिलाकर। अब यहाँ पर प्रमोद का काफ़ी अपमान हुआ, ये प्रमोद को कह रहे हैं कि तुम बदतमीज छोकरे हो, तुम बड़ों से इस तरह से बातें कर रहे हो। तो प्रमोद तिल मिला जाते हैं, बोलते हैं बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु किंतु यह न भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। तो अब यहाँ पर प्रमोद कहते हैं कि भाई तुम जैसे मेरा अपमान कर रहे हो ना, मैं बेटी वाला हूँ, बेटी वाला समझकर अपमान कर रहे हो, तो आप भी मत भूलिए कि आपकी भी बेटी है। तो जीवनलाल कहता है हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की, वह खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। दंग रह गए मतलब एकदम होता है ना, कहीं जाकर एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, अरे वाह इतना अच्छा, इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा दी। तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी हमारी मूछ जो है वो ऊंची है, समझे? तो यहाँ पर अक्सर होता ये है कि बेटी वाले हमेशा दबे ही हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर जीवनलाल कहते हैं कि हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन देखो हमारी मूछें ऊंची है, हमने अपनी बेटी की शादी की और खूब दहेज दिया। तो प्रमोद जी अब क्या करें? जीवनलाल, रमेश गया है गौरी को विदा कराने। अब जीवनलाल बता रहे हैं कि जैसे तुम आए हो अपनी बहन को लेने के लिए, वैसे रमेश भी गया है अपनी बहन को लेने के लिए, सावन में विदा करवा कर लाएगा। रमेश गया है गौरी को विदा कराने, कलाई पर बंधी घड़ी देखकर कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। तो ये अपनी घड़ी देखते हैं, बोलते हैं कि अभी टाइम हो रहा है, अभी आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारी बहन अपने सपने कभी पूरे नहीं तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, और उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे? तो यहाँ पर जीवनलाल उनको काफ़ी कुछ कहते हैं कि मेरी बेटी तो आएगी, अपना सावन यहाँ बिताएगी, लेकिन तुम्हारी बहन जो है उसके सपने पूरे नहीं होंगे, और उसके सपने पूरे ना होने का कारण कौन होगा? तुम और तुम्हारी माँ। प्रमोद, जो हमारी बहन है क्या वह आपकी कोई नहीं? तो यहाँ पर प्रमोद कहते हैं यार तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि वो मेरी बहन है लेकिन तुम्हारी कोई नहीं लगती। जीवनलाल तेजी से, बेटी और बहू को एक ही तराजू पर तौलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। प्रमोद, ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? तो अब ये प्रमोद को ऐसा लगता है कि अब तो जीवनलाल से इतनी मैंने अनुनय विनय कर ली है, इतना मैंने आग्रह कर लिया है, फिर भी ये अपनी बात पे अड़े हुए हैं। तो थोड़ा धीमे स्वर में उनसे आज्ञा मांगते हैं कि ठीक है, आप ले जाने तो नहीं देंगे, कम से कम थोड़ा बात कर लेने दीजिए। जीवनलाल, जरूर, और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। मरहम मतलब अभी भी ये जीवनलाल के मन में यही है कि जो दहेज है 5,000 वह लेके आओ और अपनी बहन को ले जाओ। तो फिर ऊंचे स्वर में जीवनलाल पुकारते हैं, अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो अपने भाई से मिल ले आकर। मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। तो सावन के झूले आपने पुरानी पिक्चरों में गाने वगैरह देखे होंगे कि सावन के महीने पेड़ों की डालियों पर गांवों में झूले लगते हैं, और वे झूलों पर ही ये जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, ये झूला करती हैं। तो वे बाहर निकल जाते हैं ये देखने के लिए कि झूला डाला है या नहीं। गौरी के लिए झूला डलवा रहा हूँ लॉन में। ओके, तो वो लॉन में बेटी के लिए, गौरी के लिए झूला डलवा रहे होते हैं। अब जीवनलाल का प्रस्थान। जीवनलाल गए। प्रमोद थका सा सोफे पर बैठ जाता है। अंदर से कमला आती है, चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा, क्योंकि कमला को अंदर ही अंदर पता चल रहा होता है कि विदा होना मुश्किल है। हाथों में लाल चूड़ियां हैं, रेशमी साड़ी ब्लाउज पहने हैं। प्रमोद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, सिर नीचा किए। प्रमोद प्रमोद भारी स्वर में मतलब भारी स्वर में कहते हैं, बैठ जाओ कमला। कमला पास ही बैठ जाती है। प्रमोद अच्छी तरह हो। अब प्रमोद थोड़ा अपनी बहन से बातचीत कर रहे हैं। कमला सिसकने लगती है, कमला रोने लगती है।
प्रमोद आर्द्र स्वर में, आर्द्र स्वर मतलब अब यहाँ पर द्रवित हो जाते हैं, नम हो जाते हैं, मतलब प्रमोद भी थोड़ा सा रोने जैसे हो जाते हैं। तो आर्द्र स्वर में प्रमोद जी कहते हैं, पागल मत बनो कमला, रो मत, मैं कहता हूँ रो मत, इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है, पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। कमला रोते हुए कहती है, भैया क्या? प्रमोद कहता है, घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊँगा और उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊँगा। चोट का मरहम मतलब यहाँ पर प्रमोद कहता है कि मैं दहेज जो चाहिए वो लेकर आऊँगा। कमला न समझने के ढंग से, मरहम? अब कमला को भी तो पता है कि दहेज का प्रॉब्लम है, लेकिन न समझ से वो पूछती है कि मरहम? प्रमोद, हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है, उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपये। कमला चौंक कर भाई की ओर देखती है। प्रमोद, तुम चिंता न करो कमला, मरहम का प्रबंध हो जाएगा। इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हजार में तो बिक ही जाएगा। तो प्रमोद कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हमारा जो मकान है वह कम से कम 7-8 हजार में तो बिक ही जाएगा। कमला व्याकुलतापूर्ण आग्रह से, मेरी विदा के लिए घर न बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। प्रमोद, यह क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ माँ के घर बिताओ? तो यहाँ पर कमला मना करती है कि मेरे लिए तुम ऐसा मत करना कि अपना घर बेच दो, फिर कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? तो प्रमोद समझाते हैं कमला को कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा यहाँ पर रहते? तुम नहीं चाहोगे कि अपनी सहेलियों के साथ पहला सावन घर पर बिताओ? कमला कहती है, किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया, लेकिन लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए तुम इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है? 1-2 साल में विमला का ब्याह भी हो आपको करना है आवेश में। तो यहाँ पर विमला अभी कमला की छोटी बहन होगी, तो ये प्रमोद को कहती है कि भैया अभी तो विमला का ब्याह भी करना है, तुम इस तरह से घर अगर बेच दोगे तो कैसे चलेगा? प्रमोद, लेकिन तुम कमला, मेरी चिंता आप न करें, सच विदा न होने से मुझे जरा भी दुख न होगा। प्रमोद, कमला कमला कहती है, गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती ही रहती है, उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी, आप विश्वास करें भैया। प्रमोद, लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा कमला, कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? तो यहाँ पर प्रमोद कहते हैं कि लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आज मैं अगर पैसे नहीं दूंगा तो बात यहीं पर ठहर जाएगी, फिर पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज नहीं तो कल मुझे तो पैसे देने ही हैं। कमला, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया, माँ जी तो ममता की मूर्ति हैं, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे सब भूल जाएंगे। तो यहाँ पर ये इनके ससुराल में जो सास ससुर हैं, ये उनके बारे में कह रही है कि बाबूजी थोड़ा जिद्दी स्वभाव के हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। प्रमोद, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हैं, हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। तो यहाँ पर प्रमोद जी कहते हैं कि तुम कह रही हो कि माँ जी बहुत दयालु हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखता, मुझे लगता है कि इस घर में तो सब एक जैसे ही हैं। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश। तब तक वहाँ से राजेश्वरी, राजेश्वरी मतलब यहाँ पर हम देख रहे थे जीवनलाल, जीवनलाल की पत्नी, जीवनलाल की पत्नी, और एक तरह से कह सकते हैं कमला की सास, कमला की सास आती है। स्वस्थ शरीर है, सफ़ेद साड़ी और ब्लाउज पहने हैं। राजेश्वरी, कैसा दिखावा भैया? प्रमोद से कहती हैं कि भाई कैसा दिखावा? प्रमोद एकदम चौंक पड़ता है कि ये तो उसी की बात कर रहा था, राजेश्वरी की ही बात कर रहा था। कमला और प्रमोद उठने का उपक्रम करते हैं, दोनों खड़े होते हैं। राजेश्वरी दूसरे कोच पर बैठती हुई, तो राजेश्वरी भी वहाँ सामने बैठ जाती हैं। बैठो, बैठे रहो तुम लोग, हंसकर। क्या बातें हो रही थी भाई बहन में? प्रमोद, बस कुशल क्षेम पूछ रहा था,
कुशल क्षेम कुशल मंगल पूछ रहा था कि सब ठीक ठाक है या नहीं। राजेश्वरी, हाँ विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? तो राजेश्वरी भी जानती थी कि आए तो हैं विदा करवाने, तो पूछती है कि भाई विदा के लिए क्या कहा। प्रमोद कुछ नहीं कहता। कमला की भी आंखें नीचे रहती हैं। राजेश्वरी कहती है कि समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वो किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? तो प्रमोद अभी भी कुछ नहीं कहता। राजेश्वरी, मुझसे शर्म कैसी? मेरे लिए जैसे रमेश वैसे ही तुम। बोलो, कितना रुपया चाहते हैं वे? तो प्रमोद, जी जी, रुपए की तो कोई बात नहीं हुई, मतलब ये अब बताना नहीं चाहते। राजेश्वरी बीच में ही, माँ से झूठ बोलते हो? मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। अब भाई उनकी बीबी है, राजेश्वरी तो जानेगी ही, तो कहती है कि मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। इंसान से ज़्यादा प्यार उन्हें पैसों से है, या इंसान से ज़्यादा प्यार उन्हें पैसा है। प्रमोद कहता है, जी आप। राजेश्वरी प्रमोद की ओर गूढ़ दृष्टि से देखती हुई, गूढ़ दृष्टि यहाँ पर गहरी निगाह, गूढ़ दृष्टि, तो गूढ़ दृष्टि से देखती हुई, बोलो कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार हैं? चुप क्यों हो, बताओ? तो प्रमोद धीमे और उदास स्वर में कह देता है, 5,000। राजेश्वरी, बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मारकर कहना कि ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज़्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हैं। मैं अभी लाती हूँ। तो यहाँ पर राजेश्वरी कहती है कि 5,000 ना तुम में से ले लो, में से लेके उनको दे देना। ओके। प्रमोद कहता है, ठहरिए माँ जी, ठहरिए। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद कहता है, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। और फिर कमला वहीं पर बैठी रह जाती है। राजेश्वरी तो फिर वापस लौट आती है, कहती है, ये क्या कह रहे हो बेटा, मेरे रहते विदा ना हो? ये कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। अब यहाँ पर राजेश्वरी का भी मन थोड़ा भारी हो जाता है। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। कमर से कुंजियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाती है। तो तिजोरी वगैरह की चाबी होगी वो निकालती है, कमला को देती है, कहती है, जा बेटी तिजोरी से रुपए निकाल ला। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। राजेश्वरी, जाती क्यों नहीं? गुच्छा कमला के हाथ में थमाते हुए, जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है। तो कमला रोने लगती है। राजेश्वरी, मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। प्रमोद खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। जीवनलाल बाहर गए थे। कहते हैं, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया और तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। राजेश्वरी कहती है कमला से कि जा बेटी तू अंदर जा। अब देखिए, पहले का जो समय था उसमें जो बहुएं होती थी वह कभी अपने ससुर जी के सामने नहीं आती थी, या हम कह सकते हैं ज़्यादा नहीं आती थी। तो जैसे ये राजेश्वरी देखती हैं कि जीवनलाल आ रहे हैं, तो कहती है कमला को कि बेटी तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है। प्रमोद मुड़कर बाहर वाले द्वार की ओर देखता है जिधर से जीवनलाल आते हैं। जीवनलाल, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। अब अपनी पत्नी से कह रहे हैं, जरा यह भी तो देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। मतलब ये अब प्रमोद की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि ये भी जरा देख ले कि हम कैसे स्वागत करते हैं अपनी बेटी की। राजेश्वरी थोड़ा चिढ़ जाती है, चिढ़कर, गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुंह से, जब देखो तब बेढंगी बातें करते हो। जीवनलाल, ये लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने? राजेश्वरी, तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं? जीवनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात बुराई ही दिखाई देती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही? तो यहाँ पर क्योंकि तंज कस रहे थे,
एक तरह से हम कह सकते हैं प्रमोद को बुरा ही कह रहे थे। राजेश्वरी तो समझती हैं, लेकिन यहाँ पर जीवनलाल को भी पता है मन में कि भाई मैं तो गलत कह रहा हूँ। सो प्रमोद जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा है आपने, आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। जिसके पास पैसा नहीं वह नाक मूछ होते हुए भी नकटा है, मूछ कटा है। अब बाहर से नेपथ्य से हॉर्न का स्वर आता है, बाहर से हॉर्न बजने की आवाज़ आती है। राजेश्वरी प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है, आ गई मेरी गौरी। अरे खड़ी खड़ी, अब यहाँ पर राजेश्वरी से जीवनलाल कहते, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है, उसकी दृष्टि बाहर वाले द्वार की ओर, प्रमोद भी उसी ओर देख रहा था। अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओट से कमला खड़ी है, बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा है। जीवनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर बढ़ते हैं, तभी बाहर से रमेश आता है। तो सब बाहर की तरफ देख रहे थे कि गौरी बेटी अभी आएगी वहाँ से। एकहरे तो तब तक रमेश वहाँ से आते हैं। एकहरे बदन का सुंदर नवयुवक है वह, पैंट और कमीज पहने है, हाथ में बरसाती कोट है, चेहरे पर उदासी के चिन्ह। मतलब यहाँ पर रमेश भी उदास हैं। बरसाती कोट कोच पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। बरसाती बरसाती मतलब बारिश में जो कोट पहनते हैं, क्योंकि बारिश का समय है, सावन का महीना है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार पर पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए हुए स्वर में, गौरी कहाँ है? मतलब अब ये देखते हैं कि तो रमेश अकेले आ गया, गौरी नहीं आई, तो जीवनलाल भी थोड़ा घबरा जाते हैं। रमेश धीमे स्वर में कहते हैं, वह नहीं आई। जीवनलाल, नहीं आई? क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी? रमेश, जी हाँ। जीवनलाल, फिर? रमेश कहते हैं, उन्होंने विदा नहीं की। तो जैसे यहाँ पर जीवनलाल विदा नहीं कर रहे थे, वैसे ही गौरी के ससुराल वालों ने भी विदा नहीं की। राजेश्वरी हतप्रभ से कौच पर बैठ जाती है। कमला हाथ में कंपन होता है, जिससे पर्दा भी हिल जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जीवनलाल जो कमला के साथ कर रहे थे, ऐसा ही कुछ उनकी बेटी के साथ उनके ससुराल में हो गया। उनके ससुराल वालों ने विदा नहीं की। तो जीवनलाल जैसे किसी ने छाती पर घुसा मार दिया। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? रमेश कहता है कि कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया। अब जीवनलाल एकदम बिगड़ जाते हैं, बिगड़कर, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया, लोभी कहीं के। राजेश्वरी उठ जाती है, कहती है, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दें, पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, जैसे यहाँ पर यही सेम चीज़ हम कह सकते हैं प्रमोद के साथ में भी हो रही थी ना। प्रमोद के घर वालों ने जितना उनसे बन पड़ता था दिया था, लेकिन जीवनलाल को लगता था कि कम है। अब यही सेम चीज़ उनकी बेटी के साथ में भी हो रही है कि जीवनलाल को लग रहा है कि भाई उन्होंने तो काफ़ी कुछ दिया, लेकिन उनके जो ससुराल वाले हैं उनको लगता है कि नहीं। तो जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत, ठीक है, बोले ठीक है, दहेज उनके हिसाब से नहीं दिया होगा, लेकिन कुछ शराफत और इंसानियत भी तो है। रमेश गया है लेके आने, तो उन्हें विदा करना चाहिए। राजेश्वरी बीच में, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो, मतलब कुछ देर पहले हमने भी देखा जीवनलाल क्या कर रहे थे। जीवनलाल, चुप रहो तुम। राजेश्वरी, बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम होगी। जीवनलाल जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं राजेश्वरी, तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। जीवनलाल को गुस्सा आ जाता है, चीख कर, गौरी की माँ। राजेश्वरी अब भी आंखें नहीं खुली। जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, न तुम्हें सुख मिलेगा और न शांति। जीवनलाल थोड़े बेचैन हो जाते हैं, इधर उधर टहलने लगते हैं और हाथ मलने लगते हैं। सिर उनका झुक जाता है।
प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल, बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। राजेश्वरी, अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझनें सुलझ जाएं। तो जीवनलाल थोड़ा रुक जाते हैं, कहते हैं शायद तुम ठीक कहती हो। अब प्रमोद अब थोड़ा आगे बढ़कर बोलते हैं कि अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल चौंक कर, ए प्रमोद, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है। प्रमोद कहते हैं कि मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। फिर जाते जाते फिर घूमकर कहते हैं मैं जल्द ही फिर आऊँगा, विश्वास रखें इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना न भूलूंगा। जीवनलाल दुखी हो जाते हैं। ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित न करो। मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया। प्रमोद, बाबूजी। जीवनलाल, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। राजेश्वरी की ओर मुड़कर कहते हैं, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, अंदर जाकर तैयारी करो। तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी है क्या? कमला का हाथ पर्दे की ओर में हो जाता है। वह हर्ष से आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे यवनी का पात होता है। यवनी का पात, रंगमंच का जो पर्दा है वह गिरता है। तो इस कहानी के माध्यम से बताया कि कैसे बाद में जीवनलाल को समझ में आता है कि बहू और बेटी को एक जैसा समझे तो सबके लिए अच्छा। धन्यवाद।